पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, महाविस्फोट सिद्धांत देखा। अब आगे हम अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का देखते हैं। सबसे पहले इसका मुखिया की बात करते हैं कि आखिर इसका मुखिया कौन है या इसका जनक कौन है। तो सौर मंडल का जनक सूर्य को माना जाता है। सौर मंडल का मुखिया या जनक किसको कहा जाता है? सूर्य को। जिस प्रकार से हमारे घरों में एक मुखिया होता है जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा घर संचालित होता है, इसी प्रकार से सूर्य के द्वारा सभी ग्रह उपग्रह इसके संचालित होते हैं, क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा का और ऊष्मा का निष्कासन होता है। ऊर्जा एवं ऊष्मा यहाँ पर मिलती है हमें सूर्य में। आखिर सूर्य में ऊर्जा और ऊष्मा आती कहाँ से है? तो इसको हमें देखना है कि इसके जो केंद्र है उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। ये नाभिकीय संलयन आखिर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणु में समानता बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं में बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा और ऊष्मा का निष्कासन होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। फिर क्वेश्चन बनता है कि नाभिकीय संलयन में होता है हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हीलियम हाइड्रोजन में बदलता है, कार्बन हीलियम में बदलता है, हीलियम कार्बन में बदलता है। तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सामान्यतः हीलियम जो हमारा हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है। यहां पर हम इसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया सूर्य की आखिर संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो सूर्य की संरचना देखेंगे। सूर्य की संरचना, अब एक सूर्य है और सूर्य का जो हमें भाग आंखों से दिखाई देता है, अर्थात अगर हम दिन में देखें तो जो सूर्य का भाग हमें दिखाई दे रहा है ये उसका प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल या इसी को हम लोग फोटोस्फीयर भी बोल देते हैं। फोटोस्फीयर भी सामान्यतः इसको हम फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। जो हमें सामान्यतः नंगी आंखों से जो हम देख रहे हैं सूर्य का भाग वो फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहलाता है। इसी के साथ हम देखेंगे सूर्य का वो बाह्यतम भाग, ये आपका सन है। सूर्य का बाह्यतम भाग, सूर्य का ये वाला जो बाहरी भाग है, सूर्य का जो बाहरी भाग सामान्यतः हमें दिखाई देता है। सूर्य का जो सामान्यतः बाहरी भाग हमें दिखाई देता है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का हमें बाहरी भाग दिखाई देता है उसको हम कई नामों से जानते हैं। जैसे आजकल बीमारी चली रही है कोरोना, तो कोरोना के नाम से जानते हैं, इसको कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट या क्रीट के नाम से जानते हैं। सूर्य का मुकुट या क्रीट, इसी को हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। डायमंड रिंग, इसी को ना हम हीरक वलय के नाम से जानते हैं। हीरक वलय। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरक वलय क्या है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का बाहरी भाग में आंखों से दिखाई देता है उसको हम हीरक वलय कहते हैं। तो हमने देखा ये सूर्य ग्रहण के समय की कहानी हो गई उसकी। अब होता क्या है कि सामान्यतः कि सूर्य क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और ये किसका चक्कर लगाता है? सूर्य सामान्यतः। तो सूर्य अपनी गैलेक्सी, अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। जब अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है और सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल से इसकी कुछ ज्वालाएं बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। मान लीजिए एक सौर ज्वाला यहां से निकल के इधर आ गई तो इसको हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। सौर ज्वाला। अब ये सौर ज्वाला निकली इससे, तो यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई स्पेस खाली हुआ है,
जहाँ से ये ज्वाला निकली है सौर ज्वाला, वहाँ पर स्पेस खाली हुआ है थोड़ा बहुत, वो हमें समझ में नहीं आता ऐसे, तो यहाँ से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्थान खाली हुआ है, तो इसको हम सन स्पॉट के नाम से जानते हैं या सौर कलंक, सौर कलंक के नाम से इसको हम जानते हैं। सामान्यतः इसका जो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सी, और इसका अगर हम सौर कलंक की बात करें तो इसका तापमान 1500 डिग्री सी होता है, ठीक है ना। तो ये देखें कितना कम है इसका, तो 1500 डिग्री सी और 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। तो हम सौर ज्वाला की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये सौर ज्वाला हमारी पृथ्वी पर भी दिखाई देती है। पृथ्वी पर इसको दो तरीके से देखा जाता है, एक तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ ध्रुव और इस दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, एनपी और एसपी। जब हम इस सौर ज्वाला को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देखते हैं तो इसको ऑरोरा बोरियलिस बोला जाता है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस नाम से जानते हैं। जब यही सौर ज्वाला हमें दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हों और यहां पर दिखाई देती है हमें, तो इसको हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलस, ऑरोरा ऑस्ट्रालस, ऑस्ट्रेलस या ऑस्ट्रेलस। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सामान्यतः हम इसको भूल जाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप दक्षिणी ध्रुव है तो आप अगर पृथ्वी पर देखेंगे तो दक्षिण में क्या मिलता है आपको, यहाँ पर सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो दक्षिण वाला भाग ऑस्ट्रेलिया, तो समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से ही ऑस्ट्रेलस बना हुआ है। तो ये ध्यान रखने के लिए आपके लिए सही रहेगा कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही ऑस्ट्रेलिया होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला हमें दिखाई देती है उसको हमने ऑरोरा ऑस्ट्रालस नाम दिया है। तो ये ऐसे भी आपको याद हो जाती है सामान्यतः। आगे देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ये आपका हो गया होगा। अब सूर्य की थोड़ी सी हम बात कर लें, सूर्य की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सूर्य क्या है, कैसे है। एक क्वेश्चन बनता है कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। तो सबसे चमकीला तारा देखेंगे रात्रि में दिखाई देने वाला, जिसको हम साइरस या डॉग स्टार कहते हैं, साइरस या डॉग स्टार की संज्ञा देते हैं। ऐसा सामान्यतः कहा जाता है ये कि जो साइरस या डॉग स्टार है पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी से। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये दूरी की इकाई है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। तो लगभग 9 प्रकाश वर्ष हमारी पृथ्वी से ये दूर है डॉग या साइरस स्टार। ये सूर्य से अगर देखेंगे तो आकार में लगभग 2 गुना बड़ा है, आकार में लगभग सूर्य से 2 गुना ये बड़ा है, जबकि चमकीला ये सूर्य से लगभग 20 गुना चमकीला है, ये 20 गुना ज्यादा चमकीला है सूर्य से। कौन सा, साइरस या डॉग स्टार। तो हमने देख लिया रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार, इसके बारे में समझा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम कि हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी, सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो अल्फा सेंचुरी। सौरमंडल यानी जिसमें सूर्य भी शामिल है, तो सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो गया, अल्फा सेंचुरी। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा हो गया, साइरस या डॉग स्टार। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा, निकटतम तारा नहीं, सूर्य के भी निकटतम है कोई, तो उसको हम प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा, जिसको सामान्यतः हमने साइरस या डॉग स्टार कहा है। दूसरा में सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा दिखाई देता है, जिसे हम अल्फा सेंचुरी कहते हैं। तीसरा यहाँ पर सूर्य के सबसे निकटतम तारा पूछा जाता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है,
तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पृथ्वी का निकटतम तारा तो हमारा सूर्य ही होगा, तो आंसर इसका हो जाता है सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य कहलाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं आखिर सूर्य का संगठन, देखते हैं कि सूर्य में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और सूर्य का और हमारी पृथ्वी का क्या क्या डिस्टेंस है। उन 3 डिस्टेंस की हम बात करेंगे। सूर्य से, पृथ्वी की सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी हो गया होगा ये आपका नोट सभी का। तो यहां पर हम सूर्य की 3 दूरियां देखना चाहते हैं, पृथ्वी की 3 दूरियां। सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी, फिर आएगा सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी, फिर आएगा सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। तो हमें ये देखना है कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी, अधिकतम दूरी और औसत या माध्य या मीडियन जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो कितनी है। तो निकटतम दूरी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे कम 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकटतम दूरी है। माध्य दूरी की बात करें तो 14.98, 14.98, कहीं 96 मिलता है, 14.96 समझिए, 14.96 करोड़ किलोमीटर। जब हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं सूर्य से तो मिलती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। यहां पर हम 3 दूरियां देख रहे हैं। सूर्य से निकटतम दूरी 14.70 यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। दूसरा औसत देख रहे हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम देख रहे हैं तो 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूरी हमें दिखाई देती है। समांतर के कुछ अर्थ भी है। एक, इसको हम लोग कहते हैं पेरिजी या पेरिहीलियन, या इसको बोलते हैं हम लोग एपीहीलियन। आपसे पूछा जाता है कि एपीहीलियन कब होता है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो एपीहीलियन, जब सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है, या ये कहें कि जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर है तो उसको पेरिहीलियन कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेरिहीलियन और एपीहीलियन में अपभू और उपभू के नाम से जानते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इंग्लिश शब्द ही ध्यान रखें, एपीहीलियन और पेरिहीलियन। तो पेरिहीलियन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के नजदीक जाते हैं पैर छूने, तो जब पैर छूने जाएंगे तो उसके नजदीक जाएंगे कि दूर से ही शुरू हो जाएंगे, तो नजदीक जाते हैं, तो नजदीक वाली स्थिति को पेरी मतलब पैर छूने जा रहे हैं, तो पेरिहीलियन, और बात की बची है तो एपीहीलियन। देखते हैं समानता इसको कि ये यहां पर सन है, सूर्य है, सन, ये अर्थ है, पृथ्वी इसके समानता चक्कर लगा रही है। ये चक्कर लगाएगी तो कोई ना कोई स्थिति ये यहां पर, फिर कभी यहां पर आएगी, कभी यहां पर आएगी, कभी यहां पर आएगी, कभी यहां पर, फिर अपनी पोजीशन में। तो एक अधिकतम, जैसे मान लीजिए अधिकतम दूरी हो गई तो ये इसकी एपीहीलियन हो गई, एक इसकी न्यूनतम दूरी हो गई तो इसकी ये पेरिहीलियन दूरी हो गई। अब समांतर की डेट भी पूछी जाती है कभी कभी, तो ये 3 जनवरी, ये कब होती है, 3 जनवरी की स्थिति होती है, और ये 4 जुलाई की समानता स्थिति बनती है। कभी आपसे डेट भी पूछ ले तो 3 जून कब बनती है स्थिति, 3 जून को, और ये स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। अब बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज कि सर ये अगर पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो पृथ्वी गर्म होनी चाहिए, और जबकि तो 3 जनवरी है, सॉरी ये 3 जनवरी, जून नहीं, तो ये कहा जाता है कि 3 जनवरी को क्या है, सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ तो, लेकिन पृथ्वी यहाँ पर सूर्य से निकट है तो इसे गर्म होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस स्थिति में ये समानता हमारी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है, और उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होता है, सर्दी पड़ रही होती है। तो हमें ये लगता है कि सर्दी जब पड़ रही है तो हमारे यहाँ पर तो ये नजदीक की स्थिति कैसे हो गई, तो इस समय समानता जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन होता है, तो दक्षिण भाग में गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में समानता सर्दी की स्थिति होती है। तो ये स्थिति 4 जनवरी और ये स्थिति ये 3 जनवरी और ये 4 जुलाई को पड़ती है स्थिति। तो ये डेट भी ध्यान रखेंगे हम लोग
ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं, देख लिया होगा आपने, अब थोड़ा रासायनिक संगठन देखते हैं सूर्य का, कि सूर्य का रासायनिक संगठन क्या होता है। सूर्य का रासायनिक संगठन, सूर्य का रासायनिक संगठन देखेंगे। तो इसमें हीलियम कितना है या पहले हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन देख लेंगे। सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, आपका समानता हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 71%, हाइड्रोजन 71%। हीलियम इसमें मिलेगा आपको 26.5%। अब बचा हुआ जो भी आपका जो भी पार्ट यहाँ पर बच जाता है, तो वो पार्ट आपका अन्य गैसेस से यहाँ पर बन जाती है। तो हमें हीलियम और हाइड्रोजन का यहाँ पर समानता देखना होता है। 2.5% में आपकी अन्य गैसें आ जाती हैं, 2.5% में अन्य गैसें। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71%, फिर उसके बाद हीलियम 26.5%, फिर अन्य गैसें 2.5% यहाँ पर पाई जाती हैं। अब ये कहते हैं कि सूर्य से जो पृथ्वी तक उसका प्रकाश पहुँचता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय तो 8 मिनट और 16 सेकंड यहाँ पर लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिल जाता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड जो भी ऑप्शन में मिल जाए आपको, अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो 20 सेकंड को प्रायोरिटी देना है, 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर, कभी कभी ये आपका सेकंड्स में भी पूछ लेते हैं, टोटल सेकंड्स कितने, तो टोटल सेकंड्स लगभग इसके 500 सेकंड्स बनते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, सेकंड में पूछा जाए तो लगभग ये 500 सेकंड की बात होती है, ठीक है ना। आज इतना ही, इसके आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।